हम लोगों ने जैसे रिप्रोडक्शन के टाइप देख लिए थे, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि जो फंजाई है उसकी अकरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फंजाई जो है वो कौन कौन से एरियाज़ में हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अकरेंस ऑफ फंजाई। ये हो गया कि फंजाई कहाँ कहाँ पे मोस्टली हमको देखने को मिलती है, या फिर इसकी जो ग्रोथ है, या फिर ये जिस अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो मतलब कौन कौन सी जगह पे रहती है। जैसे तो बेसिकली जो फंजाई है उसका कोई पर्टिकुलर प्लेसेस नहीं है, ठीक है। ये अगर हम लोग बोले तो ये सर्वव्यापी है, यानी कि ये सभी जगहों पे पाई जाती है। ये सॉइल में भी देखने को मिल जाएगी, ये पानी में भी देखने को मिल जाएगी, ये टेरेस्ट्रियल जितने भी जो प्लांट या एनिमल्स होते हैं उन पे भी देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से ये जो थी ऑलमोस्ट सभी जगहों पे अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि जो फंजाई होती है ये क्या करती है, वो एरियाज़ जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है उन एरियाज़ पे ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती है, या फिर वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते थे कि जो फंजाई होती है वो बेसिकली मॉइस्चर या नमी वाले एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम लोग देखें कि जो फंजाई है वो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि जो जितने भी जो फंजाई होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि या तो वो लिविंग टिश्यू से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर किसी डेड टिश्यू से लेते हैं, या फिर वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोग फंजाई को क्लासीफाई करेंगे कि जो भी फंजाई होते हैं वो लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड बनाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा या तो लिविंग आ जाएगा एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये चीज़ें आ गई। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ देखते हैं वो है कि जो फंजाई है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रहती है और वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रहती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ये बोथ टाइप के हैबिटेट में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक फंजाई के बारे में। जो फर्स्ट टाइप की अपनी फंजाई है वो हो गई एक्वेटिक फंजाई, या जलीय फंजाई, ठीक है। ये हो गया। अब एक्वेटिक फंजाई क्या होती है, जो कि या तो वाटर में देखने को मिलती है, ठीक है। अब वाटर में भी दो टाइप के चीज़ें बहुत जैसे मल्टीपल टाइप की एनिमल्स हमको देखने को मिलेंगे। जैसे या तो हो गया लिविंग और डेड एनिमल हो गए, लिविंग एनिमल, या प्लांट हो गए, या डेड टिश्यूज हो गए। या तो ये लिविंग और जो लिविंग प्लांट या फिर जो एनिमल होते हैं या तो ये उन पे देखने को मिलेगी हमें, या फिर ये जितने भी जो डेड टिश्यूज़ होंगे प्लांट और एनिमल के जो डेड टिश्यूज़ होंगे उनके ऊपर ये हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर फंजाई के मेंबर्स या फिर जो भी एक्वेटिक फंजाई के अंदर जो भी मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, अगर वो मेंबर्स लिविंग चीज़ों से या फिर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर वो प्लांट हो या एनिमल हो, अगर उनसे वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं तो उस फंजाई को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई ये हो गया, ठीक है। अगर फंजाई अपना न्यूट्रिशन डेड टिश्यू से एब्जॉर्ब करती है तो हम लोग उसे बोलेंगे सेप्रोफिटिक फंजाई। सेप्रोफिटिक फंजाई, ठीक है। ये चीज़ें हो गई कि जो एक्वेटिक फंजाई होती है वो पानी के अंदर जितने भी प्लांट या एनिमल या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर वो सारे लिविंग है और उन पे रह रही है तो उसे हम लोग पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं। अगर डेड टिश्यूज़ है प्लांट या एनिमल या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर अगर वो रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक फंजाई, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना टेरेस्ट्रियल फंजाई। इसमें भी सेम ही चीज़ें रहेंगी। जो पैरासाइट और सेप्रोफाइट जो टर्म है
वो यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है अपना टाइप टेरेस्ट्रियल फंजाई। टेरेस्ट्रियल फंजाई। अब टेरेस्ट्रियल फंजाई बेसिकली कौन सी होती है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थलीय फंजाई। स्थलीय फंजाई, ठीक है, जो कि एक्वेटिक हैबिटेट से बाहर रहती है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे ये पाई जाती है, ठीक है। ये फंजाई भी 4 टाइप की होती है। अब इसके 4 टाइप कौन कौन से होंगे? फर्स्ट टाइप होता है सॉइल फंजाई, जिसको हम लोग मृदीय कवक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सिम्बायोटिक फंजाई। सिम्बायोटिक फंजाई जिसे हम लोग सहजीवी कवक बोलते हैं, जैसे ये हो गया मृदीय फंजाई, ये हो गया सहजीवी, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ अपना एसोसिएशन बनाकर फिर रहती है और उसी से अपना या तो उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करेगी या फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन गेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक फंजाई। इसको हम लोग परजीवी फंजाई भी कहते हैं। और जो लास्ट टाइप है वो आ जाता है अपना फंगल हाइपर पैरासाइट। फंगल हाइफल पैरासाइट, यानी कि कवकीय परजीवी। ये हो गए इसके 4 टाइप। अब हम लोग अगर फर्स्ट इसका जो टाइप है, जो टेरेस्ट्रियल फंजाई का जो फर्स्ट टाइप है उसके बारे में बात करें तो ये क्या होता है? ये सॉइल फंजाई होती है, यानी कि इस फंजाई के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे या फिर जितनी भी स्पीशीज़ इसके अंदर इंक्लूड होएगी वो सारी स्पीशीज़ क्या करती है? सॉइल के अंदर ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है। अब ये जो फंजाई होती है ये बेसिकली जो भी प्लांट्स होते हैं उनके या तो रूट सिस्टम में देखने को मिलती है, ठीक है। मोस्टली उनके प्लांट के रूट सिस्टम में ये पाई जाती है, जैसे प्रेजेंट इन रूट सिस्टम, ये प्लांट्स के रूट सिस्टम में हम लोगों को देखने को मिलती है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके 2 टाइप के एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे एक तो सेल्यूलोज डीकम्पोजर फंजाई हो जाएगी और जो सेकंड टाइप की होगी वो होगी लिग्निन डीकम्पोजर फंजाई। सेल्यूलोज डीकम्पोजर फंजाई। सेल्यूलोज डीकम्पोजर फंजाई जो सेल्यूलोज को डीकम्पोज करती है, और जो सेकंड टाइप का इसका एग्जाम्पल है वो है लिग्निन डीकम्पोजर फंजाई। लिग्निन डीकम्पोजर फंजाई, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अपना जो टाइप है उस पे चलते हैं, जो कि है सिम्बायोटिक फंजाई या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सहजीवी फंजाई। बेसिकली जितने भी सिम्बायोटिक फंजाई होती है ये क्या करती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू या तो अपना फूड फॉर्म करेगी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड बनाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो स्पेशलिटी है कि हम लोग इसको सिम्बायोटिक या सहजीवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फंजाई क्या करती है? किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहती है, अदर ऑर्गेनिज्म, इसके साथ ये एसोसिएशन बनाकर फिर रहती है। अब ये अदर ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकते हैं? जैसे ये अदर ऑर्गेनिज्म एल्गी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई प्लांट हो सकता है, प्लांट के रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अगर ये फंजाई किसी एल्गी के साथ क्लोज एसोसिएशन बनाकर रहता है तब उस फंजाई को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा, इसको हम लोग बोलेंगे लाइकेन। लेकिन अगर फंजाई किसी प्लांट, जैसे ये प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं? ये प्लांट हो सकते हैं अपने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जैसे टेरिडोफाइटा हो गए, ये प्लांट हो सकते हैं अपने टेरिडोफाइटा।
ये हो सकता है एंजियोस्पर्म, इसके अलावा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये हो गया। अगर फंजाई एल्गी के साथ क्लोज एसोसिएशन बनाकर रहती है तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं लाइकेन। लेकिन अगर फंजाई किसी प्लांट जैसे कि टेरिडोफाइट प्लांट हो सकते हैं, ये एंजियोस्पर्म प्लांट हो सकते हैं, या फिर ये ब्रायोफाइट प्लांट हो सकते हैं, अगर इनके साथ ये एसोसिएशन बनाकर रहती है तो उन प्लांट्स को हम लोग, या ये जो एसोसिएशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा। ठीक है, अगर फंजाई और एल्गी दोनों साथ साथ रहते हैं तो वो तो हो जाएगा लाइकेन, लेकिन अगर फंजाई प्लांट के साथ रहती है तो वो हो जाएगा माइकोराइजा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि पैरासिटिक फंजाई, सेप्रोफिटिक फंजाई, ये सब क्या होता है। थर्ड आता है पैरासिटिक फंजाई, कि अगर फंजाई के वे मेंबर जो कि डेड प्लांट या एनिमल्स के ऊपर रहकर उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं तो वो उन मेंबर्स को हम लोग पैरासिटिक फंजाई के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये रहते हैं, सॉरी, लिविंग प्लांट और एनिमल। अगर डेड होगा तो वो सेप्रोफाइट हो जाएगा, लेकिन अगर फंजाई लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन गेन करती है तो वो हो जाएंगे अपना पैरासिटिक फंजाई। ये हो गया अपना लिविंग प्लांट और एनिमल। ठीक है, अब अगर ये प्लांट और अगर ये एनिमल लिविंग है, यानी कि इनमें लाइफ प्रेजेंट है, विच मीन्स अगर कोई भी फंजाई इन प्लांट और एनिमल पर अगर अपना माइसीलियम बनाएगी या फिर अपना थैलस बनाएगी तो ये प्लांट, पर्टिकुलर प्लांट या फिर जो पर्टिकुलर एनिमल होगा वो क्या होएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब जैसे ही ये फंजाई अगर किसी प्लांट या एनिमल पर अटैक करती है तो ये प्लांट और एनिमल क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इन्फेक्टेड का मतलब ये डिजीज्ड हो जाएंगे, विच मीन्स कि जितनी भी पैरासिटिक फंजाई होती है उन्हें हम लोग डिजीज कॉजिंग फंजाई भी कहते हैं। जितनी भी पैरासिटिक फंजाई है वो सारी क्या होती है, डिजीज कॉजिंग फंजाई होती है, डिजीज कॉजिंग फंजाई। ठीक है, यानी कि इन फंजाई में किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल में डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है और फोर्थ टाइप। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका फोर्थ टाइप क्या है। अब जो लास्ट टाइप की फंजाई है वो है फंगल हाइपर पैरासाइट। एक तो है फंगल, एक है हाइपर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब भी क्या है कि वो किसी लिविंग चीज़ पे या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर प्रेजेंट रह रहा है ना। तो इसी से हम लोग देखते हैं कि फंगल हाइपर पैरासाइट क्या होता है। यानी कि जब कोई फंजाई किसी दूसरी फंजाई के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है तो उस फंजाई को हम लोग बोलते हैं फंगल हाइपर पैरासाइट। ठीक है, जैसे कोई ए फंजाई है, अगर उस ए फंजाई ने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरी फंजाई पे अटैक किया है तो वो जो फंजाई होगी उसे हम लोग बोलेंगे फंगल हाइपर पैरासाइट या फिर कवकीय परजीवी फंजाई, ये हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हो जाता है अपना कंप्लीट अकरेंस, फंजाई कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस एसोसिएशन में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि फंजाई का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी थैलस होते हैं वो किस तरीके से या किस किस बेसिस पे वो अरेंज रहता है। जैसे अपना नेक्स्ट आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन।
थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस क्या है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि थैलस क्या है। थैलस वर्ड का हम लोग पहले भी देख चुके हैं। थैलस क्या है एक्चुअल में, जो फंजाई की जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं थैलस, ठीक है। जैसे जो फंगल बॉडी है, फंगल बॉडी इज नॉन एज थैलस। फंगल बॉडी इज नॉन एज थैलस, ठीक है, कि जो फंगल बॉडी होती है उसी को हम लोग थैलस बोलते हैं, जो कि रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। लीफ में इसका कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ माइसीलियम फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका जो भी थैलस होता है, जितने भी फंजाई होते हैं जो उनका थैलस होता है वो सिर्फ माइसीलियम फॉर्म में पाया जाता है। और माइसीलियम क्या है, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है या फिर फाइबर्स का नेटवर्क है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो थैलस होता है, ये तो हो गया कि थैलस क्या होता है या फिर हम लोग थैलस किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि थैलस के टाइप क्या क्या होते हैं। जितनी भी जो फंजाई होती है उसमें कितने टाइप के थैलस पाए जाते हैं। तो जो फंजाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें बेसिकली दो टाइप का थैलस या फिर दो टाइप के माइसीलियम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग माइसीलियम वर्ड ना यूज़ करके हम लोग थैलस ही वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ थैलस, टू टाइप्स ऑफ थैलस, ये हो गया। अब ये दो टाइप के थैलस कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो हो गया नॉन माइसीलियल थैलस, जो फर्स्ट टाइप है वो है नॉन माइसीलियल थैलस। और जो सेकंड टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियल थैलस। इसको हम लोगों ने बोल दिया माइसीलियल थैलस। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नॉन माइसीलियल थैलस के बारे में कि नॉन माइसीलियल थैलस होते क्या है, ठीक है। अब ये जो नॉन माइसीलियल थैलस होता है इसी के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेल्युलर माइसीलियम, ठीक है, या फिर यूनिसेल्युलर थैलस, ऑल्सो नॉन एज यूनिसेल्युलर थैलस, ठीक है। अब यूनि का मतलब क्या होता है, ए, सेल्युलर का मतलब सेल, थैलस का मतलब माइसीलियम, ठीक है। ये जो पूरा वर्ड है इसी को हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो हमको ये चीज़ें पता चलेगी कि यूनि जो वर्ड है उसका मीन होता है वन, सेल्युलर यानी कि वन सेल, और थैलस का मतलब माइसीलियम, यानी कि जो भी नॉन माइसीलियल थैलस होते हैं या फिर जिनको हम लोग यूनिसेल्युलर थैलस बोलते हैं वो थैलस बेसिकली क्या होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। वो मल्टी सेल्युलर नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। अभी सिंगल सेल्ड कैसे हो सकते हैं, मतलब अभी तक तो हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि जितनी भी जो मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स होती है या फिर जो माइसीलियम होते हैं वो बेसिकली मल्टी सेल्युलर होते हैं या फिर बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया कि भाई ये तो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि फंजाई की कंप्लीट जो थैलस है या फिर जो कंप्लीट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है क्या वो एक सेल से मिलकर बन सकती है, तो उसका आंसर होगा हाँ, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि जो भी नॉन माइसीलियल थैलस है या फिर जो यूनिसेल्युलर थैलस है वो बेसिकली किनके अंदर पाए जाते हैं, तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आता है अपना यीस्ट, ठीक है। कि जो भी यीस्ट होते हैं वो बेसिकली सिंगल सेल्ड माइसीलियम उनमें पाया जाता है या फिर वो यूनिसेल्युलर टाइप का थैलस शो करते हैं। उसके अलावा जो सेकंड एग्जांपल आता है वो है ऑल्पीडियम,
पॉलीपीडियम। ठीक है, अब ये यीस्ट क्या होते हैं, या तो ये इरेगुलर शेप के हो, या तो ये इनका जो सेल का जो शेप होता है वो क्या करते हैं, वो या तो राउंड शेप के भी हो सकते हैं। अब इनमें जो सेल्स का शेप होता है सिंगल सेल्ड ही है, यानी कि अपने को सिंगल सेल के बारे में ही स्टडी करना है, एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें जो सेल का शेप होता है वो क्या होता है, वो राउंड शेप के भी हो सकते हैं, वो ओवल शेप के भी हो सकते हैं, या फिर वो इरेगुलर होते हैं। या फिर वो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर कैसे, जैसे वो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो भी शो कर सकते हैं, वो इस तरह के स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं, या फिर वो इस तरह की इरेगुलर स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये इरेगुलर होते हैं, इनका कुछ शेप डिसाइडेड नहीं होता, ये राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी जो, और ये जो यूनिसेल्युलर जो थैलस होता है, ये थैलस के अंदर क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो भी साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट है, और इसके अलावा जो इनकी आउटर वॉल होती है, या फिर जिनको हम लोग सेल वॉल भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ वॉल, कि ये एक वॉल से कवर्ड रहता है। ठीक है, सिर्फ ये इतनी सी ही इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करेंगे कि अब ये जो यीस्ट या फिर जो ऑल्पीडियम है, या फिर जो नॉन माइसीलियल टाइप का जो थैलस शो करते हैं, वो एक्चुअल में रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब सिंगल सेल्ड है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट होगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या होएगा कि जितने भी जो, जैसे यीस्ट हो गया है ना, जैसे ये यीस्ट है, अब ये क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन सिंगल सेल ही है, यानी कि इसमें किसी भी टाइप की सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, या फिर जितने भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यीस्ट के अंदर एब्सेंट है। ठीक है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे रिप्रोडक्शन टाइप की बात करते हैं अब हम लोग, रिप्रोडक्शन टाइप। अब इसमें रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का होएगा, या तो असेक्सुअली ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, या फिर वेजिटेटिव, या तो अलैंगिक जनन, या फिर ये कायिक जनन के थ्रू अपनी नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब ये असेक्सुअल या वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, इसमें भी ये कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, तो ये लोग बडिंग का मेथड फॉलो करते हैं। बडिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, ये चीज़ आ गई कि जितने भी जो यीस्ट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है वो या तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, या फिर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। और असेक्सुअली या फिर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो है बडिंग, यानी कि ये बडिंग के थ्रू अपनी नंबर को इंक्रीज करते हैं। अब बेसिकली अगर हम लोग बडिंग की बात करें कि बडिंग के प्रोसेस में होता है क्या, बडिंग के प्रोसेस में या फिर मुकुलन के प्रोसेस में क्या होता है, छोटे छोटे से बर्ड्स बनती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बडिंग के बारे में, कि बडिंग का जो प्रोसेस है वो बेसिकली चलता कैसे है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बडिंग के प्रोसेस में, कि जो भी सेल होती है, जैसे कोई सिंगल सेल है, जैसे हम लोगों ने ये यीस्ट सेल को लिया है। ठीक है, ये है यीस्ट, यीस्ट का माइसीलियम। अब इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए क्या करेगी, इसके ऊपर छोटी सी बड बनेगी। ठीक है, छोटी सी बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये बड लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, जैसे अभी हम लोग यीस्ट के बारे में बात ना करके नॉर्मली ही देखते हैं कि बडिंग के प्रोसेस में होता क्या है। ठीक है, तो बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि एक मदर सेल होती है, या फिर एक मदर, या फिर जो मेन माइसीलियम होता है, या फिर मेन थैलस होता है, जैसे इसको हम लोग जैसे बडिंग है ना, या मुकुलन। अब
यीस्ट के रेफरेंस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग जस्ट इसका जो नॉर्मल फिनोमिना है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जो भी बडिंग में क्या होता है, या तो जो मेन थैलस होता है, ठीक है, जो या तो मेन थैलस है या फिर जो मेन उसकी मदर सेल है, ठीक है, या फिर उसकी मदर सेल है, ठीक है, जैसे ये हो गई, ठीक है। अब ये सेल के ऊपर क्यों आएगा, छोटी सी बड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही मुकुलन का प्रोसेस या फिर बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे छोटी सी बड बन गई, ठीक है। अब ये जो बड है ये धीरे धीरे क्या करेगी, अपने साइज में इंक्रीज करती है, ठीक है। जब ये अपने साइज में इतना इंक्रीज कर लेती है या फिर जब ये जो छोटी सी बड बनी है, जब ये बड मैच्योर हो जाती है तो आफ्टर मैच्योरिटी क्या करती है, ये अपना जो मेन थैलस है इससे ये सेपरेट हो जाती है। जैसे ये मैच्योर हो गई और अब ये क्या करेगी, अपने मेन थैलस से अलग हो जाएगी और अपनी अलग स्ट्रक्चर या फिर अलग थैलस बना लेगी। तो बेसिकली बडिंग के प्रोसेस में यही होता है कि मैच्योरिटी के बाद में जो बड मेन थैलस से सेपरेट होती है वो मैच्योरिटी के बाद में होती है। लेकिन यीस्ट में क्या होता है कि ये जो बड बनी है ना, ये बड मैच्योरिटी से पहले ही अपने मेन थैलस से अलग हो जाती है। जैसे ये हो गया इसका मेन थैलस, अब यहाँ पे बड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये बड इससे अलग हुई नहीं है, उसके पहले इसके ऊपर छोटी सी और बड बन जाएगी, उसके बाद में ये भी सेपरेट नहीं हुआ है वापस से, यानी कि एक के बाद एक जो बडिंग का प्रोसेस है उसका स्पीड इतना फास्ट हो जाता है कि चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है, कि छोटी छोटी चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। तो अब अगर हम लोग इस टाइप के स्ट्रक्चर को देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिंगल सेल्ड माइसीलियम नहीं है, ये मल्टीपल सेल्स माइसीलियम है, यानी कि ये मल्टी सेलुलर माइसीलियम है, ठीक है। सिर्फ हमको ऐसा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये सारी जो सेल्स है ये तो इंडिविजुअल बनाएगी ना, मेन जो थैलस है वो तो सिर्फ इतना सही है, बाकी सारी सेल्स क्या करेगी, ये बडिंग का प्रोसेस इतना फास्ट हुआ है कि ये थैलस लाइक इसने ये जो मल्टी सेलुलर थैलस लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इसने बना लिया है। तो इस तरह का जो हमको ऐसा लगता है कि भाई ये थैलस जैसे स्ट्रक्चर बना रही है, लेकिन एक्चुअल में ये यूनिसेल्युलर ही होता है या फिर एक कोशिकीय थैलस ही होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक कोशिकीय नहीं है, ये बहुकोशिकीय या फिर मल्टी सेलुलर है। तो इसमें क्या होता है कि रियलिटी तो है ये, ठीक है, लेकिन लग क्या रहा है कि ये मल्टी सेलुलर है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से जो माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है उस फिनोमिना के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्यूडोमाइसीलियम। स्यूडोमाइसीलियम। अब स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा या फिर फॉल्स, या तो होगा झूठा या फिर फॉल्स, ठीक है। वापस से देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है, बडिंग के प्रोसेस में छोटे छोटे से बर्ड्स बनते हैं, जो मेन थैलस होता है उस पर छोटी छोटी सी बर्ड या फिर छोटी छोटी सी आउटग्रोथ बनती है। जब वो आउटग्रोथ मैच्योर हो जाती है तो अपने मेन थैलस से वो सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर के वो अब एक नया मेंबर का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। लेकिन अब यीस्ट में क्या होता है कि ये बडिंग का प्रोसेस जो होता है वो इतना फास्ट हो जाता है कि जो डॉटर जो बर्ड्स बन रही है वो अपने मेन थैलस से अलग होने से पहले ही उन पे अगेन एंड अगेन छोटे छोटे से बर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। और इस तरह से जब बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो एक थैलस लाइक मल्टी सेलुलर थैलस लाइक अपीयरेंस हमको दिखती है, जो कि एक फॉल्स इवेंट है। तो इसीलिए ये जो इवेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सूडोमाइसीलियम। और सूडोमाइसीलियम बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, यीस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो सूडोमाइसीलियम है ये यीस्ट का एग्जाम्पल है। बेसिकली ये जो फॉर्मेशन होता है ये हमको यीस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली जो यीस्ट होता है वो उसमें यूनिसेल्युलर या फिर नॉन माइसीलियल टाइप का थैलस पाया जाता है। लेकिन जब सूडोमाइसीलियम कंडीशन आती है उसमें क्या होता है, बडिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और फास्ट प्रोसेस के कारण जो मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर बनती है जो थैलस लाइक लगती है लेकिन वो एक्चुअल में थैलस नहीं होता है। तो ये जो इवेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सूडोमाइसीलियम। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, और ये जो सूडोमाइसीलियम होता है नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना माइसीलियल थैलस। दो ही टाइप के थैलस थे, एक तो था नॉन माइसीलियल टाइप ऑफ थैलस और एक था माइसीलियल थैलस।
जो सेकंड टाइप है अपना वो आएगा माइसीलियल थैलस। माइसीलियल थैलस, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस थैलस। फिलामेंटस थैलस, ठीक है, ये हो गया माइसीलियल थैलस, इसी का अनदर नेम है फिलामेंटस थैलस, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब फिलामेंटस थैलस में क्या होता है कि जैसे कोई भी फंजाई है, अभी तक हम लोगों ने जब फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात किया था तो हमने क्या देखा था कि जो फंजाई होती है उसका जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। जब हाइफी आपस में, मल्टीपल हाइफी आपस में जॉइंट होते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी, ग्रुप ऑफ हाइफी, इसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था, माइसीलियम नाम दे दिया था। ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ये एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था कि ये सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हो सकती है। ये जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट या नॉन सेप्टेट टाइप के हो सकते हैं। और जितने भी जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, उस समय क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म फिल्ड रहता है और मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी माइसीलियल थैलस होते हैं उनके टाइप्स देखेंगे। ये तो हुई माइसीलियल थैलस के बारे में इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो माइसीलियल थैलस होता है उसमें सेप्टा की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे उसको हम लोगों ने किस तरह से क्लासिफाई किया, ठीक है। तो सेप्टा की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम लोग माइसीलियम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टा। माइसीलियम के दो टाइप होते हैं। अब वो दो टाइप कौन कौन से होंगे, या तो असेप्टेट होंगे या फिर नॉन सेप्टेट, असेप्टेट या नॉन सेप्टेट थैलस या माइसीलियम। जबकि जो सेकंड टाइप है इसका वो आता है सेप्टेट थैलस या सेप्टेट माइसीलियम। ये चीज़ें आ गई, ठीक है, कि जो माइसीलियम के अंदर जो भी मल्टी सेल्यूलर माइसीलियम होते हैं उसके अंदर सेप्टा पाए जाते हैं। उन सेप्टा की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम लोग माइसीलियम को दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। जो फर्स्ट क्लास है उसको हम लोग बोलते हैं असेप्टेड टाइप ऑफ माइसीलियम, और जो सेकेंड क्लास है उसमें हम लोग काउंट करते हैं सेप्टेड माइसीलियम को, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट बात करेंगे असेप्टेड माइसीलियम के बारे में। असेप्टेड माइसीलियम, ठीक है, ये हो गया। अब असेप्टेड के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा जनरल देखा था कि जैसे ये कोई हाइफी है या फिर कोई माइसीलियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कोई हो गया अपना हाइफी, ठीक है, या फिर माइसीलियम, ये हो गया अपना माइसीलियम। अब ये माइसीलियम के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेप्टा प्रेजेंट ही नहीं है, सेप्टा जो है वो एब्सेंट है, यानी कि जो पार्टीशन है वो पार्टीशन नहीं पाया जाता, इसमें किसी भी तरह का पार्टीशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे पार्टीशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब पार्टीशन नहीं पाया जाता है उसका फिर और क्या मीन निकलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होंगे तो माइसीलियम का फॉर्मेशन ही कैसे हो, मतलब ये रेगुलेट ही कैसे हो, इसके अंदर जो भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए या फिर जो रिप्रोडक्शन या फिर जो भी अलग अलग टाइप के जो प्रोसेसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस कैसे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है,
लेकिन न्यूक्लियाई मल्टीपल प्रेजेंट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियाई की नंबर इनफाइनाइट है। हम लोग न्यूक्लियाई काउंट करने तो बैठेंगे नहीं ना। अगर न्यूक्लियाई की नंबर मल्टीपल है या फिर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग न्यूक्लियाई की नंबर को काउंट करने तो बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो असेप्टेड टाइप के जो माइसीलियम होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई की नंबर इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नंबर किसकी, न्यूक्लियाई की, और सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। अब न्यूक्लियाई का नंबर इनफाइनाइट है, यानी कि वे माइसीलियम जिसके अंदर सेप्टा एब्सेंट होते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं उनका नंबर इनफाइनाइट होती है। तो जो कंडीशन बनती है, इस तरह की जो कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सिनोसिटिक कंडीशन। और ये सिनोसिटिक कंडीशन सिर्फ कौन से फंजाई में देखने को मिलती है, जो असेप्टेड टाइप का माइसीलियम शो करते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे सिनोसिटिक कंडीशन या फिर संकोशिकीय अवस्था, या फिर संकोशिकीय अवस्था। ये हो गया, ठीक है, कि मल्टीपल न्यूक्लियाई या फिर इनफाइनाइट न्यूक्लियस की प्रेजेंस के कारण इस कंडीशन को हम लोगों ने सिनोसिटिक कंडीशन या फिर संकोशिकीय अवस्था बोला है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो कंडीशन होती है, मतलब जो सिनोसिटिक कंडीशन है या फिर जो असेप्टेड टाइप का जो माइसीलियम पाया जाता है, ये बेसिकली फंजाई के कौन से क्लासेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंजाई के दो क्लासेस का। वो दो क्लासेस कौन कौन सी होंगी, वो दो क्लासेस होगी अपने, फर्स्ट क्लास है oomaicites और जो सेकंड क्लास होगी वो होगी अपने zygomaicites, ठीक है। यानी कि जो oomaicites के अंदर जितने भी फंजाई के मेंबर्स आएंगे और जो zygomaicites के अंदर अपने जितने भी फंजाई के मेंबर्स आएंगे, वो सारे फंजाई के मेंबर्स किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, नॉन सेप्टेड या फिर असेप्टेड टाइप का वो माइसीलियम शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेप्टेड टाइप का माइसीलियम। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का। इसके बाद में सेकेंड लेते हैं सेप्टेड टाइप का माइसीलियम। इसका सेकंड टाइप हो जाता है अपने सेप्टेड माइसीलियम, ठीक है। अब असेप्टेड का हमने क्या देखा था कि उसमें सेप्टा, जो ट्रांसफर्स सेप्टा है या फिर जो पार्टीशन है वो उसमें एब्सेंट है, और सेप्टेड में क्या होएगा, पार्टीशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में क्या आएगा कि ये जो पार्टीशन होता है या फिर ये जो सेप्टेड माइसीलियम जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये भी अलग अलग फंजाई के क्लासेस में देखने को मिलता है। वो क्लासेस कौन सी होगी, जैसे ये है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिकली एस्कोमाइसिटीज। सेकेंड क्लास आएगा अपना बेसिडियोमाइसिटीज, और थर्ड क्लास आएगा अपना ड्यूटेरोमाइसिटीज। यानी कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स पाए जाएंगे वो सारे सेप्टेड टाइप का माइसीलियम अपने को शो करेंगे, ठीक है। अब ये जो, जैसे ये हो गया अपना सेप्टेड टाइप का माइसीलियम, अगर इसमें ट्रांसफर्स सेप्टा या फिर छोटे छोटे से पार्टीशन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल देंगे सेप्टेड माइसीलियम। ये हो गया सेप्टेड माइसीलियम, ये चीज़ हो गई। लेकिन अब ये माइसीलियम या फिर ये जो दो सेप्टा प्रेजेंट है, जैसे ये हो गया अपना सेप्टा,
अब ये जो दो सेप्टा है, इन दो सेप्टा के बीच में न्यूक्लियाई की प्रेजेंस या फिर न्यूक्लियाई की नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने माइसीलियम को वापस से क्लासीफाई किया है, और वापस से 3 क्लासेस में हम लोग देखते हैं कि इनको वापस से हम लोग 3 क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे। जो फर्स्ट टाइप का क्लास होता है वो है मोनोकैरियोटिक टाइप ऑफ थैलस, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम या थैलस, हाइफी। हम लोग यहाँ पे हाइफी वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग माइसीलियम वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग थैलस वर्ड का भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मोनोकैरियोटिक। जो सेकंड होएगा वो है अपने डाइकैरियोटिक हाइफी, डाइकैरियोटिक हाइफी। और जो थर्ड कंडीशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, अब इसको मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक और मल्टी न्यूक्लिएट में क्लासीफाई क्यों किया है, मतलब इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ये जैसे सेप्टेट माइसीलियम है, अब अगर 2 सेप्टा है और 2 सेप्टा के बीच में, जैसे हम लोग इस इतने से एरिया को हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, अगर 2 सेप्टा के बीच में जो भी पोर्शन है या फिर जितना भी माइसीलियम आता है, अगर उस एरिया में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मोनोकैरियोटिक। अगर हम लोग ये वर्ड को डिफाइन करें तो मोनो का मीन ही एक होता है। ठीक है, मोनो का मतलब हो गया एक। अगर यहाँ पे डाई है तो डाई का मतलब क्या हो गया, 2। मल्टी का मतलब मोर देन 2 या मोर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को डाई बोल दिया, यहाँ पे मोर देन 2। ठीक है, तो और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई। ये तो हो गया 1, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियाई, यानी कि वे हाइफी या फिर वे थैलस जिसमें 2 सेप्टा के बीच में सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हो गया कि ये 2 सेप्टा है, इसके बीच में न्यूक्लियाई का नंबर एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकैरियोटिक हाइफी। उसके बाद में सेकेंड आता है अपना डाइकैरियोटिक हाइफी, यानी कि अगर यहाँ पे 2 सेप्टा के बीच में अगर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो उन 2 न्यूक्लियाई के नंबर के बेसिस पे हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे और कहेंगे कि ये जो हाइफी होगा ये डाइकैरियोटिक हाइफी होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में थर्ड आता है अपना मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि जिनका नंबर 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब जैसे ये वाला एरिया है, अगर ये एरिया को हम लोग फोकस करें, एक मिनट में वापस ड्रॉ कर देती हूँ इसे। जैसे ये हो गया है ना, अब यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग, जैसे ये 2 सेप्टा हो गए ट्रांसवर्स सेप्टा, अगर इन 2 ट्रांसवर्स सेप्टा के बीच में अगर मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, वापस से देखते हैं एक बार कि जो भी सेप्टेट टाइप का जो माइसीलियम होता है उसमें 2 सेप्टा के बीच में जो न्यूक्लियाई का नंबर होता है उस बेसिस पर हम लोग माइसीलियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या फिर जो थैलस या फिर जो हाइफी होती है उसे 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट टाइप होएगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकैरियोटिक हाइफी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना मोनोकैरियोटिक हाइफी। मोनोकैरियोटिक हाइफी यानी कि जिसमें केंद्रक या फिर इसमें क्या होएगा, न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो 1 रहेगा। इसमें आ गया अपने सिंगल न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे डाइकैरियोटिक हाइफी। इसमें क्या होएगा, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर क्या रहेंगे, मोर देन 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इससे आगे का हम लोग पढ़ेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।